हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 3 कवर करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर। तो यहाँ पे जो हम मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न एम्पायर जो है, जैसे देखो, मगधा में सबसे पहले आई थी हर्यक डायनेस्टी, है ना। उसके बाद शिशुनाग आई थी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई थी, और फोर्थ नंबर पे आपके मौर्य एम्पायर यानी मौर्य डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्होंने जो अपना साम्राज्य है वो पूरा अफगानिस्तान, बिहार से लेके, मगधा कहाँ पे है, बिहार में है। तो इन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला लिया था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला लिया था। देखिए यहाँ पे एक इमेज देखिए, यहाँ पे जैसे ये मगधा है, यहाँ पे इस जगह पे, तो इन्होंने जो अपना एम्पायर है वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला लिया था। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किया था ना मौर्यन एम्पायर का, वो थे अशोका। सम्राट अशोक बोलते हैं इनको। तो ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं, और इन्होंने जो अपना एम्पायर है वो कलिंगा तक फैला लिया था। ठीक है, कलिंग जो है, जो एरिया उड़ीसा के अंदर पड़ता है, यहाँ पे देखिए फैलाया है। लेकिन जो अशोका है उन्होंने ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अपने एम्पायर के अंदर, मौर्य डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें बताई गई हैं वो यही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो तो बहादुर थे ही, उनसे भी ज़्यादा जो और ज़्यादा ब्रेव थे वो आपके अशोका थे, जिन्होंने बहुत सारी डायनेस्टीज जो है अपने अंडर में मिला ली, और पूरा का पूरा जो भारत है वो अपने कंट्रोल में कर लिया मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। तो यहाँ पे मौर्यास के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना, ये सारी की सारी कैसे रन होती थी। एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। तो इनको क्या है, ये मौर्यन एम्पायर के अंदर एम्बेसडर बना के भेजा गया था, और इनसे बोला गया था कि आप जाइए और मौर्यन एम्पायर के बारे में फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने जब यहाँ पे आके पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर देखा, तो उसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है ना, तो इंडिका बुक में क्या है, इन्होंने मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पॉलिटिकल चीज़ें कैसे चलती थी, है ना, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी, उनकी सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस कैसी थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बुक में मेंशन की हैं। ऐसे ही एक बुक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य किसको बोलते हैं, चाणक्य को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से चाणक्य को तो सब जानते ही होंगे। ये देखिए यहाँ पे ये चाणक्य हैं, इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो अपने समय के ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। बुद्धिस्ट में, जैन्स में, एंड पुरानिक लिटरेचर्स में, संस्कृत में, सब में जो है ये मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब जरूर किया गया है। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमें इंस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन से। अब अशोका मौर्यन डायनेस्टी के थे, तो वो अपनी डायनेस्टी के बारे में तो जरूर ही मेंशन करवाएंगे इंस्क्रिप्शंस पे। तो उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें रॉक्स पे देखने को मिलते हैं, पिलर्स पे देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था ना, रॉक, ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ को खुरच के या उकेर के लिख दिया जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से हिस्ट्री को जनरेट करता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं अशोका ने अपने एम्पायर के बारे में लिखवाई थी। ये बहुत ही वैल्यूबल सोर्सेस हुआ करते थे उस टाइम पे भी, और अभी भी हमें ये क्या है देखने को मिलते हैं इस तरीके के जो आपके रॉक एडिक्ट्स वगैरह है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका मेजर रॉक एडिक्ट्स है। मेजर मतलब बहुत बड़ा एक पत्थर है, और उस पर देखिए कितना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती थी, बहुत डीपली वो लोग लिखते थे, तो उसी को क्या है, ये मेजर एडिक्ट्स हम बोलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका ये माइनर एडिक्ट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्रों पे जो लिखावट करवाई गई थी, तो उसको हम माइनर में लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका पिलर वाला। ये जो है, ये देखिए कितना बड़ा एक खंबा है। ठीक है, इसको, इसके ऊपर जो है, इसको चिकना करके खंबे को, और इसके ऊपर जो है ये बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं। ये सारा कुछ क्या है, ये एक तरीके से मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बताया गया है कि हम जो है किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करते थे, कैसे हमारी पॉलिटिकल पावर थी, कैसे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें समाज के अंदर स्प्रेड कर। तो आगे देखेंगे हम, ये एक नेचुरल रॉक्स थे और बहुत ही पॉलिश्ड पिलर्स हमने देख ही लिए हैं। तो इसके ऊपर क्या है, धम्मा के कुछ, धम्मा क्या होता है, ये एक प्राकृत वर्ड है धम्मा। ठीक है, इसी को अगर हम नॉर्मली बोलेंगे तो जो धर्म है ना, तो किस तरीके से इंसान का धर्म होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उसको अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, तो वो सारी की सारी जो नॉर्मल हम्बल चीज़ें जो है वो सारी की सारी जो है अशोका ने अपने पिलर्स पे लिखवाई थी। ठीक है, मतलब इंस्क्रिप्शन के द्वारा लिखवाई गई थी। तो ये एक क्या है, इन्होंने क्या लिखवाया, देखो सबसे पहले है रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, अपने बड़ों की क्या करो, रेस्पेक्ट करो। जनरसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के प्रति जो है जनरस रहना चाहिए।
तो हर एक चीज़ में क्या होती है, लाइफ होती है, पेड़ में, पौधों में, जानवरों में, है ना। तो सबकी क्या करो, रेस्पेक्ट करो, है ना। जितने भी स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ काइंड रहो, ठीक है। और जितने भी रिलीजन्स हैं ना, जितने भी धर्म हैं, अपने जैसे हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म है, तो अगर उसके अलावा भी जितने भी धर्म है तो हमें सारे धर्मों की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे करके अशोका ने बताया है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये बिल्कुल एकदम प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होती हैं, ऐसा हमें करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें अशोका ने बताई हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लैंग्वेजेस एंड द स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे तो उसमें किस तरीके की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स यूज करते थे। तो उसमें क्या है, प्राकृत जो लैंग्वेज है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि प्राकृत है ना, पाली है, ये लैंग्वेजेस हुआ करती थी, लेकिन ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं दैट इज डिफरेंट, ठीक है। कि ब्राह्मी में लिखी गई है ना, ब्राह्मी में ही है वैसे ये दोनों। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो प्राकृत लैंग्वेज है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और उसी के अंदर ये सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी जो नई एक स्क्रिप्ट आती है एरामिक, एरामिक एंड ग्रीक, है ना। एरामिक क्या है, ये रोमन एम्पायर के टाइम की स्क्रिप्ट है। और जैसे आज की डेट में क्या है, हम इसे अफगानिस्तान में भी देख सकते हैं, अजरबैजान जो एरिया है, टर्की जो एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, इसी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो असेरियन एक डायनेस्टी थी जो मेसोपोटामिया के अंदर, तो वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, ठीक है। तो एरामिक जो है ये हमें अफगानिस्तान वगैरह में देखने को मिलती है। और उसके बाद क्या है, ये हमने देख ही लिया है कि जो प्राकृत है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। तो ये क्या बता रहा है, ये जो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं उनकी सबकी जो लैंग्वेजेस है और जो स्क्रिप्ट है वो किस तरीके से हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टैचू देख लेते हैं, ये इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ, ठीक है। तो ये क्या है, अशोक ने जब अपनी कैपिटल बनाई थी ना सारनाथ के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, इन 4 लॉयंस को एस्टैब्लिश करवाया था। ये देखिए पिलर के ऊपर है। तो आज की डेट में क्या है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। हमने क्या है इसको, ये जो चक्र है ना इसका, ये हमने अपने तिरंगे में भी लिया है, ठीक है। और ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपके प्रोस्पेरिटी का है, पीस का है, करेज का है, कॉन्फिडेंस का है ना, फेथ का। मतलब अगर आप इन लॉयंस को देखोगे तो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पूरी की पूरी मेंशन कर दी गई हैं कि एक जो लॉयन है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिंग जो हो रहा है एम्पायर किसका, मौर्यन एम्पायर के बारे में ही बात हो रही है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन किया जाता था, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसके कुछ ना कुछ कैपिटल्स बनाए गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एरिया बनाए गए होंगे जहाँ से रेगुलेट किया जाता होगा। तो इसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए, ठीक है। 5, पहला है मेन आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या है, पूरे एम्पायर की कैपिटल है। जितना भी मौर्यन एम्पायर फैला हुआ है ना, तो उसकी पूरी जो कैपिटल है, मतलब पूरी जो एम्पायर की कैपिटल है वो आपकी पाटलिपुत्र है। और बाकी के बीच बीच में उन्होंने तक्षशिला है, उज्जैनी है ना, तोशाली। तक्षशिला कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान के एरिया में है। उज्जैनी ये एमपी के एरिया में है ना। तोशाली ये उड़ीसा के एरिया में है। और सुवर्णगिरी जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपने प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए थे ये 5 थे पाटलिपुत्र को मिला के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस को और ज़्यादा एग्जामिन करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर हमारे हिस्टोरियंस जो है वो ये बोल रहे हैं कि इतना बड़ा जो एम्पायर है उसमें सारी चीज़ें तो एक जैसी नहीं चल सकती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे एक चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ पे पाटलिपुत्र है, उसके सराउंडिंग्स में अगर कोई प्रोविंशियल स्टेट आ रहा है तो वहाँ पे चीज़ें सेम चल सकती हैं। लेकिन एक जगह तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है, एक चीज़ उड़ीसा के अंदर है, एक चीज़ आपकी कर्नाटका के अंदर है, तो हर जगह जो है वो सेम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि भाई उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी, पाकिस्तान में भी, है ना, हर जगह जो है ये यूनिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। देखा जाए तो जितने भी अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, मेजर वाले, माइनर वाले, है ना, पिलर्स वाले, तो उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को ये मिलती है कि सब चीज़ें मोस्टली एक जैसी ही लिखवाई गई हैं। वही जो उपदेश है, वही जो धर्म की बातें हैं, है ना, वही उनकी जो उनके आइडियाज़, जो उनकी वैल्यूज़ हैं और किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, सारे के सारे पिलर्स पे मोस्टली एक ही चीज़ और एक ही यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि सारी की सारी जो प्लेसेस है उनमें एक जैसा सब कुछ कैसे चल सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उनको डाउट है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके
मेजर, माइनर एंड पिलर्स के लोकेशन। ठीक है, ये जो रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है, मेजर जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े जो पत्थर हैं उन पे जो चीज़ें लिखवाई गई हैं उसको हम मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ट्रायंगल की शेप दे रखी है ये आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स के लिए है, और ये आपके जो स्क्वायर की दे रखी है माइनर के लिए है, और जो सर्कल दे रखा है ये आपके पिलर्स के लिए है। तो ये मोस्टली देखिए, हम यहाँ पे ये वाला जो अगर हम एरिया देखते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे पिलर्स वाला एरिया है। ठीक है, जो मेजर वाले हैं वो कहीं कहीं पर है, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पाए गए हैं वो माइनर है एंड पिलर है, बाकी के जो बड़े बड़े रॉक एडिक्ट्स हैं वो कहीं कहीं पर पाए गए हैं। ठीक है, पर ये पूरा का पूरा जो भारत है हमारा, इसके अशोका के इंस्क्रिप्शन से कवर हो जाता है। तो ये एक दर्शाता है कि अशोका इतने सम्राट राजा थे, मतलब इतने बड़े राजा थे कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हर जगह स्प्रेड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हिस्टोरियंस जो है उनको ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि सारी चीज़ें एक जैसी कैसे हो सकती है हर एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल चलता था। तो उसमें क्या है कि ये वही चीज़ बता रहा है, देखो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो भी रहा है ना तो आसपास के प्रोविंशियल सेंटर्स में लागू हो सकता है, लेकिन दूर प्लेसेस हैं, दूर दराज की जो जगह हैं वहाँ पे सेम चीज़ें नहीं लागू हो सकती। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ से रन हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो बीच बीच में ऐसे दूर दूर पे जो सेंटर्स बना रखे हैं ना, तो वहाँ पे जब ये तो जैसे ये एरिया इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे क्या है, हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ से टैक्स वसूल कर सकते हैं, फिर आगे जा सकते हैं। तो बीच में एक तरीके से ये मान ली कि टोल बना दिया है ये। ठीक है, तो इन्होंने अपने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में ऐसे प्रोविंशियल सेंटर्स भी बनाए होंगे। ठीक है, जैसे हम स्वर्णगिरी को देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, गोल्ड की माइंस है ना, गोल्ड के माउंटेन्स पाए जाते हैं वहाँ पे। तो वो इसलिए बता रहा है कि गोल्ड बहुत ही प्रीशियस मेटल है, तो गोल्ड का कंट्रोल जो है इन्होंने बनाया होगा स्वर्णगिरी में अपना सेंटर बना के। ठीक है, तो स्वर्णगिरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनके कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो ये लोग कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से या जर्नी करते थे, तो उनके लिए क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। तो जैसे आज के जैसा नहीं है कि आप ट्रेन और फ्लाइट पकड़ के निकल जाओ ऐसे। ठीक है, पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था, वीक्स भी लग जाते थे, मंथ्स भी लग जाते थे। और ठीक है, और सपोज करो जैसे उड़ीसा से आपको पाकिस्तान जाना है, तो मतलब आधा साल जो है वो आपका ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा। तो क्या ये प्रबंध किया करते थे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट ये करते थे, पहला है प्रोविजन, या पूरा प्रबंध होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें हैं, है ना, कपड़े वगैरह हैं, सब कुछ होना चाहिए साथ में। और दूसरा होना चाहिए प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चलो खाना पीना तो हम किसी भी एक बुलक कार्ट वगैरह में रखवा सकते हैं ना, सारा कुछ जो भी है, और बीच बीच में जो प्लेसेस आती जाएंगी वहाँ से भी हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा। ठीक है, आप इतनी दूर जर्नी कर रहे हो तो बीच में कहीं आपको जो चोर वगैरह हैं, चोर उचक्के होते हैं, वो कहीं ना आ जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, एनिमल्स वगैरह आ सकते हैं, या मतलब प्रोटेक्शन को लेके थ्रेट हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या प्रबंध करते थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे। इसके लिए क्या है कि इनकी मिलिट्री में 6 तरीके की सेनाएं थी, मतलब 6 तरीके की कमिटीज़ बना रखी थी। ठीक है, तो वही कमिटीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जैसे क्या है, ये सब कमिटीज़ हैं सारी के सारी। ठीक है, मतलब मिलिट्री के अंदर जो है कितनी कमिटीज़ हैं वो सब बता रहा है। ये किसने मेंशन किया है अपनी बुक में, मेगास्थनीज ने मेंशन किया है। मेगास्थनीज कौन थे, ये वही ग्रीक स्कॉलर रहे हैं जो हमारे भारत में मौर्यन एम्पायर में एम्बेसडर बन के आए थे। ठीक है, इनको किसने भेजा था, इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर में भेजा था। ठीक है, अभी आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन वाला देखते हैं कि फर्स्ट जो सब कमेटी थी उसका क्या काम था। वो देखती थी नेवी को, जितने भी नेवल रूट्स हैं, जितने भी आपके रिवराइन रूट्स हैं, मतलब नेवी जहाँ पे जा सकती है वहाँ पे ये जो कमेटी है उसको लुक आफ्टर करती थी। सेकंड वाली जो है ये आपके सारे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करेगी, है ना, सारे प्रोविजंस वगैरह करती थी ट्रांसपोर्ट के लेके, है ना। और नेक्स्ट है आपके थर्ड वाला जो है ये आपके फुट सोल्जर्स, है ना, जितने भी आपकी पैदल सेना है, जो भी आपकी इन्फेंट्री है उसको कंट्रोल करेगी। और फोर्थ वाली जो है ये आपके हॉर्सेस को कंट्रोल करेगी। ठीक है, जो भी घुड़सवार है, कैवलरी है, उसको कंट्रोल करेगी। और फिफ्थ वाली जो है ये आपकी चैरियट्स को करेगी। चैरियट्स होती है रथ सेना। ठीक है, जो भी जैसे रथ से कोई भी जा रहा है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें। और सिक्स्थ पे आते हैं आपके एलिफेंट्स। ठीक है,
तो एलिफेंट्स तो जैसे मैंने बताया था कि इनकी सेना में होना मस्ट होता था, ठीक है। तो एलिफेंट्स इनकी स्ट्रेंथ आती थी इनकी आर्मी में, सबसे मेन चीज़ वो थी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई भी जैसे सामान वगैरह है साथ में, तो बुलक कार्ट्स वगैरह लेके चलते थे ये लोग, उसमें अपना खाना पीना इक्विपमेंट्स है ना, ये सब चीज़ें रखी जाती थी और फुट सोल्जर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ बताई है ये हमारे अशोका की धम्मा के बारे में बताई है। धम्मा क्या होता है? वही धर्म की जो चीज़ें हैं, जो उनकी प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो हमें इनके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती हैं। तो अभी अशोका ने क्या कर रखा था ना कि ये धम्मा को स्प्रेड करना है। जितने भी अच्छे विचार हैं, जो भी वो उनको मानते थे, उनको क्या करना है, पूरा इंडिया में और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ये श्रीलंका में इन्होंने इसको बहुत स्प्रेड कराया, अपने बेटी और बेटा दोनों को वहाँ पे भेजा था स्प्रेड करने के लिए। तो धम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, लोगों को जागरूक करो और लोगों को इस धर्म की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये इनका मेन काम था उस समय पे जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कि धम्मा किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है लोगों के बीच में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करवा रखी थी। उसको बोलते थे धम्म महामत्ता, ठीक है। धम्म महामत्ता का मतलब वही है कि धर्म को कंट्रोल करने के लिए एक जो महात्मा है वो ये बंदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट करवा रखी थी अपने धम्मा को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जैसे हमने इतनी सारी डायनेस्टीज वगैरह पढ़ी है ना, हमने हर एक डायनेस्टी के बारे में देखा। हमने नंदा डायनेस्टी में जो आपके महापद्मनंद फाउंडर थे, है ना, और जो आपके क्या कहते हैं ये घनानंद थे। अच्छा, चाणक्य और घनानंद का एक किस्सा है। तो घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य की इंसल्ट कर दी थी पूरी भरी सभा में, ठीक है। तो चाणक्य ने फिर वहीं पे कसम खाई थी कि मैं इस डायनेस्टी को पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो उसी के मतलब उसी के गुस्से की वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था, पूरी शिक्षा दीक्षा करके और इतना कैपेबल बनाया था कि वो उस डायनेस्टी पर रूल कर सके, ठीक है। तो फिर नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी कैसे आती है, क्योंकि चाणक्य ने पूरी शिक्षा दीक्षा दे के इनको तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर चंद्रगुप्त क्या करते हैं, इसको टेक ओवर कर लेते हैं और जीत जाते हैं वहाँ पे नंदा डायनेस्टी। तो यहाँ से नंदा डायनेस्टी का इस तरीके से अंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी सारी डायनेस्टीज हुई हैं मगधा में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये मौर्यन एम्पायर ही क्यों है। तो पहले हम इसके क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी मौर्यन डायनेस्टी है ये 150 साल तक चला। इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये 150 साल तकरीबन चला था, ठीक है। और इसमें क्या है कि यूनिफॉर्मिटी भी देखो ऐसे हो नहीं सकती है कि हर जगह सारी चीज़ें पाई जाए, ठीक है। तो इतनी यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी वहाँ के अंदर, है ना। और ये इतना भी फैला हुआ नहीं था। जैसे अभी क्या है, हमारा पूरा भारत जो है इसमें मोस्टली पार्ट तो कवर हो गए, लेकिन साउथ जो है इनके कंट्रोल में नहीं आया था, नॉर्थ ईस्ट इनके कंट्रोल में नहीं आया था, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया इनके कंट्रोल में नहीं आया था, ठीक है। तो इतना जो कैप्चर्ड किया है ये 150 साल में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इसमें क्या खास बात है कि हम इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर क्या है, बहुत सारे जो किंगडम्स वगैरह जो एमर्ज्ड हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं क्यों नहीं किया, मतलब इसी ने ऐसा क्यों किया, ऐसे करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ठीक है। तो उसी का जवाब हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो हमारे जो ये क्या कहते हैं, जो हिस्टोरियंस है ना, इन्होंने जो सबसे बड़ी जो डायनेस्टीज वगैरह देखी थी वो रोमन एम्पायर के समय पे ही देखी थी। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी इस तरीके की डायनेस्टी जो है वो मौर्यन एम्पायर ही पाई गई है, ठीक है। कॉलोनियल रूल देखिए, सबसे बड़ा जो मौर्यन एम्पायर है, इतना बड़ा जो एरिया उसने कवर किया था, तो मौर्यन एम्पायर के बाद फिर सीधा कॉलोनियल रूल यानी हमारे ब्रिटिशर्स ने कवर किया, ठीक है। उससे उसके बीच में जो मॉडर्न, ये देखिए ये BC का समय है और ये यहाँ पे CE का समय है। इसके बीच में मुगल्स भी जो है ना वो इतना एरिया कैप्चर नहीं कर पाए, है ना। जो सुल्तान है वो भी नहीं कर पाए। तो जितने भी रूलर्स आए उन्होंने इतना वास्ट एरिया कवर नहीं किया, तो इसीलिए मॉडर्न एम्पायर को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया था, जैसे इसकी जो इसके डॉक्यूमेंट्स, जो इसके टेक्स्ट वगैरह पढ़ना शुरू किया था ना, तो वो आपकी 19वीं सेंचुरी में शुरू किया था, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में जब इन्होंने ये टेक्स्ट वगैरह पढ़े तो उधर देखा कि भाई अशोका जो है वो इतने सम्राट राजा थे, मतलब इतने ग्रेट रूलर थे, है ना, और इतने हम्बल थे, इतने नॉर्मल, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि राजा जो लोग हैं अगर वो कुछ अचीव करते थे ना, तो अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ टाइटल लगा लेते थे, जैसे महाराजाधिराज है ना, इस तरीके से, मतलब बड़े बड़े शानो शौकत वाले, ठीक है। लेकिन अशोका ऐसे रूलर थे जिन्होंने कोई टाइटल नहीं अपनाया था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इतने पावरफुल होने के बाद भी बहुत हम्बल थे ये,
ठीक है, ये इनकी सबसे अच्छी बात थी कि इतने बड़े राजा होने के बाद भी कोई घमंड इनको नहीं था। ठीक है, और जो इनके इनके जो मॉडर्न एम्पायर के जो उस समय पे स्टोन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, तो उनसे हमें सारी की सारी इनकी बड़ाइयाँ ही देखने को मिलती हैं कि कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था। अभी जैसे हमने खुद देखा कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 5 जगह पे फैला हुआ है, तो वो 5 जगह जो उन्होंने मेन सेंटर्स बना रखे हैं, है ना, पूरे के पूरे एम्पायर को कवर कर रहे हैं, इतने बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या, हमने इनकी मिलिट्री देखी, छोटी मोटी मिलिट्री तो थी नहीं, है ना, उसकी भी सब कमिटीज बनी हुई थी और उसके जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई इन्फेंट्री का काम कर रहा है, कोई कैवलरी का काम कर रहा है, कोई चैरियट को संभाल रहा है, तो ये सब हमने देखा, है ना। और तीसरी चीज़ क्या थी कि इसकी जो प्रजा थी ना वो भी बहुत खुश थी, मतलब अपने राजाओं से बहुत खुश थी। ठीक है, अशोक को जो टाइटल दिया गया था लोगों के द्वारा सम्राट, है ना, राजा जो होते हैं बहुत बड़े जो राजा जिसको महान बोला जाता है। ठीक है, तो अशोका जो है वो अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंगा में जो वॉर हुई थी उसके बाद जो उन्होंने देखा ना कि इतने लोग मर गए, है ना, तो ये पूरा खून खराबा जो देख के मतलब उनका मन जो है ऐसा बदल गया। उन्होंने बोला मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को अनाथ कर रहा हूँ, इतने बच्चों को अनाथ कर रहा हूँ, है ना, मैं इन सब के परिवार वालों को मार रहा हूँ। तो उनका जो हृदय है ना वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया उस चीज़ को देखने के बाद, तो उन्होंने फिर बुद्धिज़्म को अपना लिया। ठीक है, तो लेकिन जो अशोका है इसके बारे में ही सबसे मेन चीज़ है मॉडर्न एम्पायर में अशोक के बारे में पढ़ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अशोक जैसे राजा जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं। और जैसे हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, अब 18 सेंचुरी पे क्या है, अंग्रेज जो है वो हमारे टेक्स्टों को पढ़ रहे हैं, तो उसी समय पे दौर भी चल रहा था हमारे देश में फ्रीडम फाइटिंग के लिए। तो हमारे देश के अंदर जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे ना उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है कि हमारे राजा जब इतने महान रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते। ठीक है ना, तो एक इंस्पिरेशन फिगर बन जाते हैं अशोका। ठीक ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।